ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जम्मू निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं और हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसको वाइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, आज की मुलाकात हमारे जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना चाहते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं, झूठ बोलना मुर्दे जानते हैं। तो आज की हमारा मुलाकात डॉक्टर राकेश प्रजापति, स्टेट प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो जनगणना का जो हुआ है, बिहार में जनगणना हुई है, उससे मतलब फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आज मैं उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी राकेश, बहुत बहुत आपका स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल भाई साहब, आपको वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सात श्री अकाल, प्रणाम। ये वॉइस ऑफ मानवता है, सबके सब लोगों की आवाज है विश्व की। हम इसमें ना किसी गरीब की ना मजलूम की, सिर्फ हम उनकी आवाज उठाते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी की आवाज है, और हर एक इंसान को लेकर चलते हैं। अमीर गरीब को कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, ना कोई जात का ना कोई लिंग का, सबको हम बराबर समझते हैं। तो राकेश जी, जैसे पहले तो आप थोड़ा अपना तारुफ करा दीजिए भाई, आपका मतलब पूरा कहाँ से हो और क्या क्या मतलब आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति हूँ। एक राष्ट्रीय प्रजापति महासभा एक संगठन है हमारा, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ मैं समाजवादी पार्टी में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि आपने बताया कि जिस प्रकार से आप शोषित, दलित, वंचित, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता है, ठीक यही कार्य मैं अपने समाज और पिछड़े दलितों, मजलूमों, आदिवासियों, दलितों की आवाज उठाने का काम करता हूं समय समय पर। और जब भी कोई इस तरीके की घटनाएं होती हैं, बेरोजगार, रोजगार, आरक्षण, संविधान पर जब भी चोट होती है, इन चीजों पर आवाज उठाने का काम करता हूं। और आपने आज मुझे मौका दिया अपने बात रखने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया। ये तो आपने तो डबल काम कर रहे हैं, मतलब जैसे हम कर रहे हैं तो डबल, मतलब दो ताकत इकट्ठी हो गई है आज। तो अभी आने वाले वक्त में क्या धूम मचाने वाले हैं देखेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन ये समझ लीजिए कि ताकत, आप डबल ताकत होगी आपकी आज के बाद में। तो हम जानना चाहते हैं राकेश जी, जैसे अभी जो बिहार में जनगणना हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जनगणना तो ये मेरे ख्याल से काफी दिन के बाद हुई है, और इसके बारे में आपका क्या कहना है जी। इस देश में जब देश आजाद नहीं हुआ था, भारत जब अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, अंग्रेजों का शासन चलता था, 1931 में पहली बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। 1931 के बाद 90 साल बीत जाने के बाद भी भारत देश में किसी भी राज्य, किसी भी जगह पर जातिगत जनगणना नहीं हुई। 1931 के बाद 41 में जनगणना हुई, हर 10 साल बाद जनगणना होती है। और 2021 में लेटेस्ट होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाई। लेकिन इस देश के अंदर जातिगत जनगणना नहीं हुई। इस देश के अंदर कितने चूहे हैं ये तो गिन लिए जाते हैं, कितनी बकरियां हैं ये तो गिन ली जाती हैं, कितने गाय हैं ये तो गिन लिए जाते हैं, कितने सांड हैं कितने ये तो गिन लिए जाते हैं। लेकिन कितने जातियां इस देश के अंदर रहती हैं, कितना पिछड़ा समाज रहता है, कितना बैकवर्ड समाज रहता है, कितना अति पिछड़ा समाज रहता है, कितने दलित रहते हैं, कितने आदिवासी रहते हैं, कितने अगड़े रहते हैं, कितने हमारे सिख धर्म के अनुयायी रहते हैं, कितने ईसाई धर्म के अनुयायी रहते हैं, इसकी गणना नहीं होती है। तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने लीग से हट करके हमेशा बिहार जो है क्रांतिकारी लोगों की धरती रही है। हमेशा सामाजिक क्रांति लाने का कार्य बिहार ने किया है। और बिहार की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बहुत बहुत लालू प्रसाद यादव जी को, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, वहां के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, कि उन्होंने इस देश के अंदर वो कर दिखाया जो 1931 साल से आज तक कोई भी नहीं कर पाया। और जातिगत जनगणना करा करके पिछड़े दलितों, मजलूमों, आदिवासियों और हर जाति की कितनी आबादी है, इसको कराने का कार्य किया है। जी जी जी, ये तो बड़ा अच्छा है उन्होंने किया। इसमें हम वो इस मानवता न्यूज चैनल की तरफ से लालू प्रसाद के लड़के को भी, मतलब तेजस्वी यादव को भी बधाई देते हैं, और जो है जो मुख्यमंत्री उनको भी बधाई देते हैं। इससे बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। इसको मेरे ख्याल से देख करके और भी जिले के जो मतलब और जो प्रदेश हैं, इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी खड़े होंगे शायद इसमें आने वाले वक्त में, ऐसा लगता है।
लेकिन मैं इससे पहले के कारण पूछना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना के पीछे क्यों नहीं हो पा रही थी, कारण क्या है इसके पीछे? कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ऐसा तो होता नहीं बिना कारण के कुछ हो रहा हो, तो कुछ कारण होगा। तो कारण अगर आपने ढूंढा हो तो जरूर बताएं कि इसके पीछे क्या कारण रहा है कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई। देखिए, जातिगत जनगणना इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो पिछड़ों की जनसंख्या पता चल जाएगी, दलितों की जनसंख्या पता चल जाएगी, आदिवासियों की संख्या पता चल जाएगी, अल्पसंख्यकों की संख्या पता चल जाएगी। और इस देश के अंदर इन लोगों को क्या क्या आज तक हासिल हुआ है। आजादी के 75 साल के बाद अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, और इस देश के अंदर पिछड़ों ने क्या हासिल किया, दलितों ने क्या हासिल किया, आदिवासियों ने क्या हासिल किया, अल्पसंख्यकों ने क्या हासिल किया, इसका पता चल जाएगा। इसलिए ये जाति गणना नहीं कराना चाहते थे। आज देखिए, ब्यूरोक्रेसी में ले लीजिए, पिछड़ों की संख्या, दलितों की संख्या ना के बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया ले लीजिए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की संख्या ना के बराबर है। प्रधानमंत्री का सचिवालय ले लीजिए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की जनसंख्या ना के बराबर है। राष्ट्रपति का सचिवालय ले लीजिए, पिछड़ों, दलितों की, आदिवासियों की संख्या ना के बराबर है। यहाँ तक कि सन 2018 तक 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां इंडिया भारत के अंदर, 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी पिछड़ा जो है प्रोफेसर नहीं बना। लोगों को पता चल जाएगा कितने पिछड़े कहां पर हैं, कितने दलित कहां पर हैं, कितने आदिवासी कहां पर हैं, क्योंकि ये लोग जातिगत जनगणना हो जाएगी तो इसकी भी मांग करने लगेंगे कि अब ये भी आंकड़े आनी चाहिए कि इस देश की संपत्ति कितने लोगों के पास है, कौन संपत्ति पर अधिकार रखता है, कितनी जमीनें किसके पास हैं, कितने पशु किसके पास हैं, कितने संसाधन कितने पास हैं, कितने ब्यूरोक्रेसी कितने पास है। इस देश के जो मीडिया हाउस है, मीडिया हाउस एक भी किसी पिछड़े का नहीं है, एक भी किसी अल्पसंख्यक का नहीं है, एक भी किसी आदिवासी का नहीं है, एक भी किसी दलित का नहीं है। जब मीडिया हाउस हमारे नहीं है तो हमारी बात उठाएगा कौन? जब हमारे जजेस नहीं है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों में जजों की संख्या ना के बराबर है। और देखिए, भारत के अंदर एक बात तो निश्चित है, जाति नहीं है। किसी भी व्यक्ति की जाति, कोई कितना भी कहते नहीं मैं जातिवाद नहीं मानता, मैं जातिवाद खत्म कर चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थोड़ी बहुत जाति चल रही होती है, क्योंकि भारत के अंदर जाति व्यवस्था को इसलिए बंद वर्ग कहा गया है। बंद वर्ग, जाति, जिस व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है, जब तक वो उसी जाति में रहता है, जब तक कि वो ताउम्र, जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। मेरे खत्म होने के बाद पीछे से उड़ दिया, वो कहना उस जाति का आदमी मरा था, या मतलब ऐसे बोलते हैं इसमें। तो जाति के लिए अगर जैसा मैंने बोला जाति नहीं जाती, मैंने इसके ऊपर किताब लिखी है अभी 2022 में। एक किताब का नाम है कि हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। क्योंकि 2018 तक मेरे दिमाग में जात-पात पड़ी थी, तो 2018 में मैंने बाहर निकाल दिया उसको, मतलब ऐसे निकाल दिया कि अभी वापस नहीं आएगी कभी जिंदगी में। तो जब मैंने उसको निकाला बाहर तो मेरे को समझ आया कि भाई जात पात से तो हमारे भारतवासी पूरे मतलब पिस रहे हैं जात पात के चक्कर में। क्योंकि जात पात एक एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये जात एटम बम से खतरनाक कैसे है, क्योंकि ये एटम बम तो इंसान को एक बार मारता है फिर खत्म कहानी, लेकिन जात पात इंसान को रोज मारती है, मिनट बाद मारती है। तो इस करके ये जो हमने इसके ऊपर किताब लिखी, हम करेंगे जात पात का सर्वनाश नस्लवाद का, ये किताब मेरी 2022 में आई है मार्केट में। तो अभी मैं चाहता हूँ आपसे कि जैसे मतलब अभी जो आपने बताया कि जैसे ना के बराबर बता रहे कि मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है ना के बराबर है, तो ना के बराबर होने का कारण क्या है, इसके पीछे बताया थोड़ा, क्योंकि कारण के बिना तो कुछ भी नहीं होता। ये लोग जो छक्का में बैठे हैं, ये मतलब ये बदमाश लोग हैं, या इनका कुछ दिमाग में कुछ कीड़ा काट रखा है, भाई दूसरे लोगों को आगे बढ़ना नहीं देना, या कुछ कारण और है? क्या कारण इसके पीछे? इसके पीछे कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो पिछड़ा शोषित दलित समाज है, ये 5000 वर्ष पिछड़ा हुआ है, 5000 वर्ष। इस वर्ग में, इस शोषित दलित वंचित वर्गों में 5000 बाद कोई चीज घुसी है, उसका नाम है शिक्षा। ये जब चूंकि एक व्यक्ति जब 5000 साल पीछे चला गया है, उस 5000 साल पीछे लाने में कुछ समय लगेगा। देखिए, पहले ही मैं बता चुका हूं कि ब्यूरोक्रेसी और इन सब चीजों में ना के बराबर है।
पहले तो जीरो हुआ करते थे। अगर 1931 से पहले की बात कर ले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे 2-4 लोग थे दलित समाज के पढ़े हुए, पिछड़े समाज के लोग 2-4 10-20 लोग हुआ करते थे, क्योंकि पढ़ने की आजादी नहीं थी। गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे और गुरुकुल में किसको आजादी, किसको पढ़ने का छूट थी? अगर कोई एकलव्य जैसा व्यक्ति पढ़ भी लिया करता था तो द्रोणाचार्य उनका अंगूठा काट करके उनको खत्म करने का काम करते थे। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, साहू जी महाराज जी थे, उन्होंने जाति व्यवस्था को तोड़ने का काम किया था। हालांकि जाति व्यवस्था काफी कम हो रही है, धीरे धीरे जाति व्यवस्था कम हो रही है, लोग जातियों को मानना खत्म कर रहे हैं, लोग जाति रोटी बेटी का संबंध भी करना शुरू कर दिया है लोगों ने, यहाँ तक कि जाति को तोड़ने के लिए। क्योंकि जब तक रोटी, मैं भी कहता हूं इस बात को, जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा सभी जातियों में, तब तक इस देश के अंदर से जाति व्यवस्था नहीं जाएगी। लेकिन कितना भी हमने प्रयास किया, संतराम बीए प्रजापति हमारे ही समाज से थे, उन्होंने जाति तोड़ो मंडल बनाया था और बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन एक समाज जो हजारों सालों से, 5000 सालों से पिछड़ा चला आ रहा था, 5000 सालों से पीछे चल रहा था, अब कोई व्यक्ति 100 मीटर की दौड़ हो रही है, एक को 10 मीटर आगे से दौड़ाना शुरू किया जाए, एक को पीछे से दौड़ाना शुरू किया जाए, तो कौन जीतेगा? निश्चित रूप से जो 10 मीटर आगे से दौड़ना शुरू कर रहा है वही जीतेगा। तो यही हमारे भारतीय समाज के साथ हुआ कि हम लोग हजारों साल पीछे रहे, हजारों साल हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। बताइए, अंग्रेज आए वो तो, अरे धन्य है अंग्रेज, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था हम लोगों को, व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था। तो जिन चीजों से हम लोगों को मरहूम रखा गया, हमेशा जिन चीजों से वंचित रखा गया, ये समाज वंचित है, मरहूम समाज है, इसलिए इन समाज को वहां तक पहुंचने में समय लगेगा और निश्चित रूप से आने वाला समय पिछड़ों का है। आज भारतीय, अभी आपने कहा था कि जिस प्रकार से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई है, उसी तर्ज पर अन्य प्रदेश भी लेंगे। निश्चित रूप से कल ही अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल घोषणा कर दी, राहुल गांधी जी के साथ में थे और उन्होंने घोषणा कर दी अगर भविष्य में उनकी सरकार आती है तो राजस्थान में भी जो है हम जो है जातीय जनगणना करेंगे। देखिए, पेंशन के मामले पर देख लीजिए, ये लोग वो लोग हैं जो मतलब किस तरीके से लोगों को छलने का काम करते हैं। इतना बड़ा देश में धरना हुआ, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धरना था पेंशन का, लेकिन नहीं दिखाया गया ये मीडिया द्वारा, क्योंकि मीडिया किसका है ये सब लोग देख रहे हैं। जी 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 जी। तो इसमें जैसे मैं आप देखा, मतलब आपने जो इसमें जो आंकड़े आए हैं यहाँ से, जो बिहार के जनगणना के इसमें, तो आप थोड़ा बता पाएंगे इसके बारे में कि कितने परसेंट ओबीसी हैं, कितने परसेंट दलित हैं, कितने, ये थोड़ा इसके बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और भी जी जी जी, ये 2 अक्टूबर 2023 को ऐतिहासिक दिन कहता हूं मैं तो इसे भारत के इतिहास का, क्योंकि 90 सालों बाद कोई काम हुआ हो तो वो ऐतिहासिक दिन ही होगा। 1931 के बाद 92 साल बाद, 92 ईयर्स बाद अगर कोई कार्य हो रहा है तो ऐतिहासिक ही दिन होगा। तो 2 अक्टूबर का दिन था 2023 को, जिसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव और लालू यादव जी ने आंकड़े सार्वजनिक किए। और उन सार्वजनिक आंकड़े में पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा कि लोग कहते आ रहे हैं वही निकला, रिजल्ट भी वही आया कि इस देश में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ों की है और 63%, 63% पिछड़ा निकले। और इन पिछड़ों को वहां पर 2 भागों में बांटा गया है, पिछड़ा अति पिछड़ा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास का जो परसेंटेज आया है वो 27% है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 36% है। टोटल 63% आबादी पिछड़ों की है। दलित समाज, यानी कि दलित समाज एससी की जो आबादी है 19.65% और एसटी मतलब आदिवासी वहां पर थोड़े कम है, 1.68% है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो 21% है। अब एक तरफ आते हैं, ये दोनों मिलकर के 85% हो जाते हैं। 85% कौन कौन? दलित और आदिवासी मिलकर के 85% आ जाते हैं। दूसरी तरफ आते हैं सवर्ण क्लास, सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में हमें पता है पठान भी आते हैं, हमारे मुस्लिम समाज के आते हैं, कुछ अल्पसंख्यक, कुछ हमारे सिख समाज की भी जाती है, छोटी छोटी आती हैं, कुछ हमारे ईसाई भी आते हैं। कुल मिलाकर के जो वहां का ब्राह्मण समाज 3.65% आया है, राजपूत समाज 3.45% आ रहा है, भूमिहार 2.86% आया है, बनिया 2.31% आया है, कायस 0.6%। यानी ब्राह्मण समाज जो है 12 जो टोटल सामान्य क्लास
है वो 12.87 आया है, और अगर इनमें पठान को जोड़ दिया जाए, पठान 2.7, यानी लगभग 15.5%, 15.5% सामान्य वर्ग आया है। अब एक बात यहां से कहना चाहता हूं, जातियों में भी पिछड़ी जातियों में यादव सबसे ज्यादा आया है 14.26, और बाकी सब जातियां हैं। जी जी जी। तो भी मतलब अगर देखा जाए तो जब से आप अपना बोला कि भाई इसमें जातिगत जनगणना 1931 के बाद में नहीं हुई अभी तक, राइट, तो मैं यही कहना चाहते हैं। और तो अभी तक मतलब ये दुश्मन जो मतलब तकरीबन 1947 के बाद में भारत की जो राज सत्ता है, मेरे ख्याल से ब्राह्मणवादी ही कब्जा करके बैठे हैं इस पर अभी तक, और इनका कब्जा आने के ऊपर तो ब्राह्मणों ने मतलब यानी कि जनगणना नहीं होने दी, मतलब इसका एक सीधा सीधा असर है। तो ये तो इसका मतलब ये भारत के देश की जनता के दुश्मन है। जैसे भारतवासी जैसे OBST SC OBC के लोग, तो ऐसा कह सकते हैं भी ये दुश्मनी निभा रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा कर, इसके पीछे क्या कह सकते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इस देश के अंदर चाहे कांग्रेस रही चाहे भाजपा रही, केंद्र में हमेशा इन्हीं का शासन रहा है। 10-5 साल को निकाल दिया जाए, 10 साल लगभग जनता दल यूनाइटेड के पास रहे, बाकी 10 साल, अब 20 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन अगर 7-8 साल निकाल दिए जाए जनता दल यूनाइटेड के, बाकी सब हमेशा कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस भी वही मनवादी व्यवस्था की शिकार है, और भारतीय जनता पार्टी तो टोटल मनवादी व्यवस्था है। कांग्रेस बैकफुट पर किया करती थी, बैकफुट पर खेला करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेलती है। अंतर दोनों में बस इतना है। लेकिन अब थोड़ा सा राहुल गांधी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी को मैं अब बहुत सम्मान देने लगा हूं, पहले नहीं लगता था कांग्रेसी लोगों को, क्योंकि अभी जब जातीय जनगणना, जब महिलाओं का बिल आया था, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और राहुल गांधी ने, देखिए, सार्वजनिक रूप में अगर कोई गलती मान लेता है और सुबह का भूला व्यक्ति अगर शाम को घर वापस लौटा है तो यही कहा जाता है तो उसे भूला व्यक्ति नहीं कहते हैं। उन्होंने माना, और सार्वजनिक रूप से माना, बंद कमरे में नहीं माना। भारत देश की सारी मीडिया के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस हमसे गलतियां हुई। हाँ, हमें पिछड़ों की का जो महिला आरक्षण बिल है वो लाना चाहिए था पिछड़ों के साथ में। हाँ, हमसे गलतियां हुई, जातीय जनगणना करानी हमें चाहिए थी, और अब कांग्रेस एक बदले हुए रूप में नजर आती है। लेकिन दोनों ही, एक सांपनाथ था और एक नागनाथ था, दोनों ने ही ब्राह्मण को ही सर्वोपरि रखा, और इस देश के अंदर पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री बना जिसका नाम था HD देवगौड़ा। 1996 में HD देवगौड़ा इस जातीय जनगणना कराना चाहते थे, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री थे, और पहले प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ये मांग रखा कि जो 2001 में जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना होगी। लेकिन 1998 में सरकार गिर जाती है, और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं। उन्होंने पहले तो हमारे सारे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खा गए, वो पेंशन खत्म कर दी, और दूसरा पिछड़ों के साथ इतना अन्याय किया, और उन्होंने जाकर के पहली कैबिनेट में सबसे पहले जातीय जनगणना पर रोक लगाई। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा पिछड़ों दलितों की हमेशा जो है कुठारघात करने वाली रही है, पीठ में छुरा झोंकने वाली काम किया है। जी जी। राहुल गांधी की जो तारीफ कर रहे हैं आप, देखो मैं इतना कहना चाहता हूँ इनके बारे में, ये जब तक इनके पास में सत्ता नहीं है तब तक इन्हें आपके पैर भी छुएंगे, सब कुछ करेंगे यार। आप हर एक हक की बात करें, जैसे केजरीवाल को लेता आप, केजरीवाल ने इतने दम गजे मारे थे शुरू में कि मैं प्रधान में यहाँ तक जाऊंगा तो जो सिखों को हक मिलेगा, वैसे जो जिन्होंने दंगे किए उनकी रूह कांप उठेगी, ऐसी सजा देंगे। लेकिन जब उनको सत्ता तक पहुंचे, अभी देख रहा आपने कहाँ पर ये पहुंचे, मतलब मुंह से कुछ और बोला और अभी कुछ और बोलते हैं। तो ये राहुल गांधी का भी ऐसे होगा, अगर इसको जिस दिन ये राजगद्दे पर बैठ गया नहीं, मतलब आप जैसे आप लोगों के साथ हाथ मिला रहा है आगे, ये कुछ ही बोल देता कहीं भी खड़ा होकर के, उस दिन से बात करके दिखाता है जिस दिन इसके ऊपर राष्ट्रीय मिलेगी इनको। तो ये सबके सब जो है ना, पीछे से ये सॉफ्ट हिंदुत्व है, ये हार्ड हिंदुत्व है। तो मैं चाहता हूँ कि जब OBC का जब यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है तो इनका राज क्यों नहीं है? जैसे मतलब एक OBC का राज होना चाहिए इस बार जो है ना। कर मैं चाहता हूँ कि इसमें जब जनसंख्या भी ज्यादा है, सारे काम ज्यादा, मतलब फिर OBC पीछे क्यों है? तो इसका राज जरूरी आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात को पूरी तरीके से मानता भी हूँ कि मैंने पहले ही कह दिया, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। मैंने एक वर्ड यूज किया दोनों के लिए। कांग्रेस नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, या एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है। लेकिन देखिए, हमें दो चीजें हैं, दो में किसी पर एक पर विश्वास करना होगा।
यहाँ पर कांग्रेस पर थोड़ा आप विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ने अभी कई प्रदेशों में चाहे वो हिमाचल प्रदेश सही, चाहे कर्नाटका सही, चाहे और प्रदेश हैं, 2-3 प्रदेश हैं, चाहे राजस्थान सही, ठीक है, जहां जहां उनकी सरकार है वहां पर पुरानी पेंशन लागू करने का काम कर दिया है। देखिए, विश्वास किया जाएगा उन पर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब देखिए, ये तो डेफिनेट है 2024 में मुख्य प्रधानमंत्री या तो पिछड़ा बनेगा या दलित बनेगा, ये निश्चित है, आप ये समझ लीजिए। राहुल गांधी, मेरे ख्याल से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर इंडिया गठबंधन आता है तो खड़गे जी का पहली चॉइस बताया जा रहा है, और खड़गे दलित समाज से आते हैं, तो खड़गे जी अगर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रोजेक्ट होता है तो जो है खड़गे जी होंगे, या स्टालिन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हैं, सारे पिछड़े लोगों के नाम ज्यादातर चल रहे हैं। तो इस बार निश्चित है। और देखिए, जो आपने बात कही मैं बिल्कुल मानता हूं, कहीं ना कहीं जिन पिछड़ों की कभी बात नहीं हुआ करती थी, जिस दिन इस देश के अंदर महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, उस दिन पूरे दिन मैंने संसद की कार्रवाई सुनी। हर नेता विपक्ष का खड़े होकर के केवल एक बात कर रहा था, साहब पिछड़ों का आरक्षण क्यों नहीं, पिछड़ों का आरक्षण क्यों नहीं। आज हम लोगों में ये धन्य है, आप जैसे लोग धन्य है, जो हमारे नेशनल जनमत, नेशनल दस्तक जैसे लोग जो लगातार पिछड़ों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और आज सोशल मीडिया जो है वो इतना हावी हो चुका है कि आज पिछड़ों की आवाज, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं, मैंने कहा ना, राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछड़ों के ऊपर सबसे ज्यादा देर बोलना पड़ गया, ये मजबूरी है। और आने वाली जो राजनीति होगी बिना पिछड़ों के नहीं होगी, और पिछड़ा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा या दलित इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में। जी जी, चलो इसके लिए बधाई हो बहुत बहुत पहले से, लेकिन इसके लिए प्रयास बहुत करना पड़ेगा। तो जैसे मतलब मनुवादी जो काम करते हैं ना, मनुवादी अपने बेईमानी के काम को पूरी ईमानदार से करते हैं, पूरी दृढ़ता से करते हैं, ऐसे ही जो है ना बहुजन समाज को, जो ST SC OBC के लोग, उनको भी अपने ईमानदारी के काम को पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। राज सत्ता तो इनके पास आएगी, ये तो मैं गारंटी से कहता हूँ, लेकिन काम को ईमानदार से करना पड़ेगा। तो मैं और भी जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के जो सबसे वादे अगर देखे जाए तो ब्राह्मणवाद इसका दुश्मन है, OBC का, ST SC OBC का, कि उनका आरक्षण खा रखा, सबके मतलब खा रखा है। ये जो इसको RSS बोलते हैं भारत में, ये RSS से तकरीबन देश का नुकसान करीब हो जाता है, ये सबको पता है। और ये इसमें सबसे ज्यादा SC के लोग और OBC के लोग हैं। तो इसमें इनको कब पता लगेगा भाई हमारे दम पर चल करके RSS हमें नुकसान पहुंचा रही है, उनको कैसे निकालेंगे वहां से बाहर? जी देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और निश्चित रूप से RSS में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा OBC के हैं। दलित तो वहां कम जाते हैं, दलित नहीं जाते, दलित में जाते भी हैं तो नॉन जाटव लोग जाते हैं, लेकिन जो OBC की हमारी पिछड़ी जातियां हैं और मोस्ट बैकवर्ड क्लास जिसे कहते हैं, वो ज्यादा जाते हैं। लेकिन 2-3 तथ्य हैं जो मैं रखता हूं, आज भी रखना चाहूंगा। चाहे मंदिर का रहा हो, राम मंदिर का, जब मंदिर पर निकलने की बात थी, यात्रा निकालने की बात थी, तो सबसे ज्यादा पिछड़े थे। उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह, ये सब लोग पिछड़ी जातियों से थे। आज जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो 24 उसमें ट्रस्टी हैं, 24 ट्रस्टी। इस देश की लोगों को, पिछड़ों को समझना होगा, उन 24 में अफसोस की बात है एक भी पिछड़ा नहीं है। तो इन लोगों को, ये पिछड़ी जातियों को समझना होगा, जब मलाई खाने का समय आता है तो जो है पिछड़ा याद नहीं रहता, लेकिन जब आगे बलिदान देने का समय आता है, जब संघर्ष करने का समय आता है, तो पिछड़े याद आते हैं। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण में स्टालिन जी ने ये कहा, उन्होंने सर्वे कराया और देश में, अपने प्रदेश में 33,000 मंदिर पाए उन्होंने, 33,000 मंदिर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से मंदिर पर किसी जाति का कब्जा नहीं होगा। मैं सभी लोगों को ट्रेनिंग कराएंगे, हम लोग ट्रेनिंग कराकर एक परीक्षा कराएंगे, वो परीक्षा जो भी पास कर जाएगा, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जाटव हो, चाहे खटीक हो, चाहे पासी हो, चाहे कुमार, तेली हो, नाई हो, नोनिया हो, कुमार हो, राजभर हो, बिंद हो, निषाद हो, कश्यप हो, कहार हो, केवट हो, मल्ला हो, मौर्य हो, शाक्य हो, कुर्मी हो, हर एक व्यक्ति मंदिर में पुजारी बनेगा। ऐसी विचारधारा इस देश के अंदर जब आएगी, तब इस देश में ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने आप ही चकनाचूर हो जाएगी, टूट जाएगी। जी जी जी,
शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप, इसके लिए आपका धन्यवाद। मतलब मैं देख रहा था कि मतलब बहुत सारे लोग जो है ना घबरा जाते हैं जवाब देते हुए, लेकिन आप बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो फिर आप वापस वहीं आते हैं जनगणना के ऊपर ही। जैसे अब जजेस की बात करी थी आपने कि जज में भी जो जज बैठे हैं भारत में, इसमें भी नाम कुछ भी नहीं, मतलब नाम मात्र ही है इसमें जज जो है ना ओबीसी के जितने भी मतलब डिपार्टमेंट है इसमें इसमें जो कारण यही रहा होगा, अभी इनको आगे बढ़ने देना ही नहीं है किसी कारण से, ताकि ये आगे बढ़ करके हमारे सिर के ऊपर बैठ जाया करके। इसके पीछे ये कारण है या इनको सिर्फ इनसे नफरत करते हैं, अंदर खाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इस देश के अंदर जी कॉलेजियम सिस्टम हावी है और पिछड़ा समाज और दलित समाज इस कॉलेजियम सिस्टम को समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन इस देश के पिछड़ों को कॉलेजियम सिस्टम समझ में आ जाएगा, उस दिन वो हक अधिकार के लिए सड़कों पर निकल पड़ेंगे। रही बात इनकी मानसिकता की, तो मानसिकता बिल्कुल आपने स्पष्ट कर दी कि इन लोगों की मानसिकता यही है कि अगर ये पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग कल को जजेस बन गए, कल को प्रोफेसर्स बन गए, कल को जो है ब्यूरोक्रेसी में पहुंच गए, कल को जो है प्रेस मीडिया में पहुंच गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहुंच गए, कल को सचिवालयों में पहुंच गए, तो ये लोग अपने समाज, अपने लोगों के लिए मदद करने का काम करेंगे, अपने लोगों के लिए कार्य करने का काम करेंगे। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम के तहत इन लोगों को वहां से हटाया जाता है, रखाया जाता है। इस देश की मीडिया को पता नहीं क्या हो गया है। इस देश की जितनी भी जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बन गई है, नफरती मीडिया बन गई है। इस देश के अंदर जब शासन भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए, सरकार सवाल से पूछना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर विपक्ष पर सबसे ज्यादा डिबेट होती है। अभी इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है हमारा, उस इंडिया गठबंधन ने 14 लोगों को, 14 एंकर को प्रतिबंधित किया है कि हम इनके डिबेट में नहीं जाएंगे। क्यों किया है? क्योंकि ये वही 14 लोग हैं जिन्होंने आज तक बता रहा हूं मैं, जिन्होंने आज तक शिक्षा पर एक भी डिबेट नहीं की, जिन्होंने आज तक रोजगार पर कोई डिबेट नहीं की, जिन्होंने आज तक स्वास्थ्य पर कोई डिबेट नहीं की। डिबेट करते हैं तो किस पर करते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इमरान खान मोदी, मंदिर मस्जिद और यहां तक कि सीमा हैदर पर डिबेट करते हैं और रिया चक्रवर्ती पर करते हैं। लेकिन किसी भी भारत से जो हमारी मूल आवश्यकताएं 3 बताई गई हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन पर कोई डिबेट इनके द्वारा नहीं की जाती। तो ये लोग हम लोगों को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं और लगातार इनका प्रयास रहेगा। लेकिन आज घरों में शिक्षा दौड़ चुकी है, लोग संविधान को समझ चुके हैं, लोग मंडल कमीशन को समझ चुके हैं और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जी। तो जैसे मतलब अगर इसमें जातिगत जनगणना पूरे भारत में हो जाती है, तो इसका नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा, थोड़ा इसके बारे में जानकर दें। तो नुकसान तो मेरे ख्याल से इनको ब्राह्मणों को तो नुकसान 100% होगा मेरे हिसाब से, लेकिन आप इसको फायदा किसका होगा सबसे ज्यादा और नुकसान किसका होगा? जी, अगर जातिगत जनगणना पूरे प्रदेशों में हो गई है, हो जाती है, तो इसका मतलब फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? जी देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान तो आपने जिसको बताया उन्हीं को होगा, क्योंकि यहाँ मैं क्लियर और करना देना चाहता हूँ। मैंने बताया ना 15.5% सामान्य वर्ग के लोग हैं, 15.5%। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कोई पठान नहीं, एक आध कोई हो तो हो जी। वैश्यों की भी संख्या ना के बराबर, क्षत्रियों की भी संख्या ना के बराबर, भूमहारियों की संख्या भी ना के बराबर। यही स्थिति सचिवालय में है और जुडिशियल जज में तो बहुत बुरी स्थिति है। केवल एक विशेष जाति का कब्जा है। जिस प्रकार से मंदिरों में विशेष जाति का कब्जा है, उसी प्रकार से जुडिशियल में भी एक विशेष जाति का कब्जा है, बाकी किसी का कोई। तो बाकी सब जातियों को भी फायदा होगा, बाकी सब जातियां भी समझेंगी, राजपूत भी समझेंगे, भूमियार भी समझेंगे, बनिया भी समझेंगे कि हम लोगों को का भी हक कौन खा रहा है, हम लोगों के ये हक अधिकार कौन खा रहा है। और यहाँ तक कि देखिए, अब सीधी सी बात यह है, जातिगत जनगणना के बाद एक बात उठना तय है। जिस दिन ये जातिगत जनगणना पूरे देश के अंदर उठ जाएगी, उसके दिन के बाद एक बात तय हो जाएगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
सीधा से सीधा है, 100% आरक्षण है, उतना ही बांट दो जितनी इस देश के अंदर जनसंख्या है। सब खुश, ना मैं नाराज ना तुम नाराज, हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा उस जातिगत जनगणना का। तो एक काम तो कर सकते हैं, जैसे मतलब ब्राह्मणों को अगर बाई चांस इनको सत्ता से बाहर निकाल देते हैं और ओबीसी का राज आ जाता है यहाँ पर भारत में, तो इनको तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना भाई, इनके ये अपने पूजा पाठ करते हैं, जैसे मंदिर बैठ करते हैं, ये पूजा पाठ घर में बैठ के करें, इनके राशन कार्ड बना दे, इसमें पीले कार्ड जो बढ़ते हैं ना, वह राशन भी इनके घर पहुंचता रहेगा, इनके 4 आदमी बाहर खड़े रखेंगे इनके रखवाली के लिए, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। राज्यसभा में को मतलब तो है नहीं कि भगवान की पाठ की पूजा करते हैं, तो इनको तो इनके लिए स्पेशल मतलब सुविधा रखी जाए। इनको ना तो राजनीति में लाना चाहिए, ना इनको कहीं नौकरी में लाना चाहिए कि 15% इनको करना क्या है। सारी जगह ये बैठे हैं, तो ओबीसी को मैं खास करके रिक्वेस्ट करूंगा इसमें राज्यसभा में आए और इनके लिए स्पेशल एक मतलब कानून जारी करे भी, ब्राह्मणों के लिए ना मंदिर मतलब ना तो इसमें संसद में जगह गई, ना किसी जगह में नगुने में जगह, आप आराम से घर बैठ कर अपने भगवान की पूजा करें, काली की पूजा करें, जिसकी मर्जी पूजा करें, आप लोगों को घर बैठा राशन मिल जाएगा और अपना आराम से रहे, खाए पिए मस्त रहे। तो इसके लिए अगर ऐसा कानून पास हो जाए तो कैसा रहेगा? जी, मुझे हंसी आ रही थी, आप लोग देख रहे होंगे, आप भी हंस रहे थे मेरे साथ में इस क्वेश्चन पर। एक्चुअली हंसी भी आ रही थी, साथ में थोड़ा दुख भी हो रहा था। हंसी इस बात पे आ रही थी कि आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए, और दुख इस बात का है कि हमारा पिछड़ा और दलित जिस चीज को समझना चाहिए था वो नहीं समझा। जी, ब्राह्मण वर्ग ये इस बात को समझ गया, पूजा भक्ति में कुछ नहीं मिलने वाला है, जो भी मिलेगा वो भारत की संसद में मिलेगा, जो भी मिलेगा वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मिलेगा, जो भी मिलेगा वो बिहार की विधानसभा में मिलेगा, जो भी मिलेगा वो भारत की राज्यसभा में मिलेगा, जो भी मिलेगा वो ब्यूरोक्रेसी में मिलेगा, जो भी मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक हाउस में मिलेगा, जो भी मिलेगा वो जुडिशियल में मिलेगा, जो भी मिलेगा वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के मिलेगा। लेकिन हमारा पिछड़ा समाज नहीं समझ पाया, हमारा दलित समाज नहीं समझ पाया, और वो आज भी पूजा पाठ, कांवड़ यात्रा, गंगा रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीला और जो है हर पूर्णमासी नहाना, निशान यात्रा, खाटू श्याम, साईं बाबा, हनुमान जी, इनमें लगा रहा। लेकिन वो समझ गए और उन्होंने अपना रुख, अपना रास्ता बना लिया, और वो अपने रास्ते पर चलते रहे, और उन्होंने अपना रास्ता बना करके कहां तक पहुंच गए? संसद तक, जहां से सारे नियम बनते हैं। और हमारा पिछड़ा उस चीज को नहीं समझ पाया। मुझे हंसी इस बात पे और दुख इस बात में है। इन लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को समझना होगा कि जो कुछ भी मिलना है वो देश की संसद में मिलना है, जो भी मिलना है वो ब्यूरोक्रेसी में मिलना है, जो भी मिलना है वो जजेस जुडिशियल में मिलना है। जी, मैं इसका कारण ढूंढा। इसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण स्पष्ट मैं कर देता हूँ। हमारे लोगों को, मैं अगर मेरे बारे में बताऊँ आपको, मेरा जन्म चमार जाति में हुआ था, तो मैं 1997 में सरदार बना हूँ। इससे पहले मैं ऐसे ही कंफ्यूज था, इसमें फंसा हुआ था, इसमें था। तो शायद अगर मैं सिख ना बनता तो शायद मैं भी वहीं फंसा होता। इसमें जो गटर के अंदर जो है, गुलामी के गटर में, मैं गुलामी के गटर बोलता हूँ जात पात को, कि गुलामी के गटर है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपकी, जैसे मैंने इसका अंदाजा लगाने की कारण क्या है, इतने लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही इस बात की, तो मैं इसका कारण ये ढूंढा है कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनका जो चित्त है, उनकी जो पूरी शक्ति है वो झूठ और बेईमानी में लगी होती है, कि कैसे लोगों को ठगना है, कैसे करना, मतलब अपने काम को पूरी बेईमानी के काम को पूरी ईमानदारी से करते, 1% उसमें कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, इनमें क्या है कि कंफ्यूज है, मतलब कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं। इनका मतलब होता है एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम, ये कंफ्यूज है। इसीलिए कोई भी फैसला नहीं ले पाते कि सही क्या गलत क्या है। जो भी मतलब इनको भाषण सुनाता है उसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं, चाहे वो गलत समाज, जैसे मतलब 15 लाख की भाषण आए थे शुरू में, याद होगा आपको, उसके पीछे दौड़ पड़े। तो मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे है। तो ये हम जब तक अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे सही तरीके से, तब तक हमें इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर जो इंसान सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो पूरी ईमानदारी के काम को ईमानदारी से करते हैं, तो हमें लोगों को बेईमानी से मिलने वाला कुछ है नहीं।
ईमानदार बन के ही मिल सकता है। अगर हमारे महापुरुषों ने जो जिसमें जो जैसे गौतम बुद्ध है, जीसस है, मोहम्मद साहब है, ये सब हमारे महापुरुष सच्चे के रास्ते महापुरुष हैं। और गुरु नानक साहब हैं, संत रविदास जी हैं, संत कबीरदास जी हैं, और बहुत सारे महापुरुष हैं। इन्होंने सच्चाई के ऊपर जोर दिया। तो सच्चाई को अगर अपनाएंगे तो ब्राह्मणवाद तो मिनटों सेकंड में उड़ जाएगा यहाँ से। क्योंकि गुरु नानक ने कहा है कि गुरबाणी में लिखा है कि ये मत्थे टिका तेड़ तोते का खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, कि बुच्चड़ ऑफ द वर्ल्ड पूरे संसार का कसाई है। तो संत जो है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग, कि ये बनारस के ठग हैं, ये हर के संत नहीं है। तो भगत रविदास जी कहते हैं इसके बारे में कि ये जो है कलयुग के काम वासना में फंसे हुए लोग हैं, ये गुरु नहीं हो सकते। तो ये बहुत सारे कहते हैं कि ये भाई तुम कहिए तो हो जगत गुरु स्वामी, हम कहिए कलयुग के कामी। तो ये कबीरदास जी कहते सबमिट कर देते हैं कि तुम जो है ना अपने आप को गुरु मानते, जैसे मानते हैं ना अपने आप को देवते हैं, सबसे बड़े हम देवते हैं, हम गुरु हैं सबसे बड़े। तो इनके दिमाग में फंसी बैठी बात है कि वो कहते हैं कि तुम संसार के गुरु हो सकते हैं लेकिन अच्छे इंसानों के गुरु नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर बात है कि जब तक हमारे लोग OST SC OBC के लोग सच्चाई और ईमानदारी को पूर्ण रूप से नहीं अपनाएंगे तो वो ऐसे कंफ्यूज रहेंगे, कभी उनको समझ नहीं आएगी बात की। मेरे से बात करना लगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बाद? जी बिल्कुल सही बात है। आपने जो 2-3 नाम लिए, कबीरदास जी, रविदास जी, ये लोग सोचिए, मैं तो इनका उदाहरण भी देता हूँ कि जिस समय मुगलों का शासन चल रहा था और मुगल इस देश में शासन कर रहे थे, और उस समय कबीरदास जैसे लोग ये कह रहे थे काकड़ पाथर जोड़ के जा मस्जिद लई बनाए, जाचड़ मुल्ला बांग दे का बहरो भय खुदाए। उस समय सोचिए वो लड़ रहे थे। तो आज हमारे देश में संविधान लागू है, आज हम नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा पूजे हर मिले, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे अच्छी चाकरी, जाय खाए जाय पूजे जाय खाए जाय पीस खाए संसार। मतलब उन्होंने उस जमाने में, जिस जमाने में भारत का संविधान नहीं था, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, सर कलम कतल कर दिया जाता था छोटी छोटी बातों पर, उस समय उन्होंने संत रविदास ने और संत कबीरदास जी ने ये किया था। मैं बिल्कुल आप लोग की बात से सेटिस्फाइड हूँ कि इस व्यवस्था का विरोध जल्दी होना चाहिए, और इस व्यवस्था को विरोध करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि बहिष्कार होना चाहिए। जिस तरीके से आप जल्दी से इनका बहिष्कार शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी से इस तरीके का काम होगा। देखिए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ एक पाखंडी बाबा है, वो ये कहता है, ठीक है, एक तो वो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम, हाँ, एक तो वो कहता है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे बाबा, ये तो बता, तेरी बहन मुस्लिम धर्म अपना चुकी है, उसको क्या करेगा? तेरा बहनोई, सगा बहनोई मुस्लिम है, उनका क्या करेगा? उन्हें काट डालेगा, मार डालेगा, या उनको इस देश से निकाला कर देगा? पहला प्रश्न। दूसरा, एक बाबा और हैं मध्य प्रदेश के, वो ये कहते थे कि अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं पाता है किसी कारण से पूरे साल, तो 5 सोमवार बेल पत्री लो और शिवलिंग के उस पर लगा दो जाकर के सुबह को, ठीक है, आपका बच्चा पास हो जाएगा। उस बाबा का खुद का बच्चा 8वीं में फेल हो जाता है। तो लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो कहता हूं कि अगर सुहानी साहा, एक हमारी मैग्नीशियन है, मेंटल डिटेक्टर हैं, अगर सुहानी साहा को देख लिया तो धीरेन्द्र बाबा शास्त्री को अपने आप ही तुम भूल जाओगे, क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो सुहानी साहा कर रही है। लेकिन सुहानी साहा ये कहती है, ठीक है, मैंने इसको मेरा ये एक हुनर है, एक आर्ट है, एक कला है, उन्होंने उसको धर्म से नहीं जोड़ा, धीरेन्द्र शास्त्री उसको धर्म से जोड़ देते हैं। तो बात यही है, इस देश के लोगों में लगातार जन चेतना लाने की जरूरत है, और जब तक इन लोगों में चेतना नहीं आएगी, आगे जन जागरण यात्रा नहीं शुरू होगी, तब तक इस तरीके का माहौल बना रहेगा। जी। तो मैं इतना चाहता हूँ कि देखो, ओबीसी को खास करके जितने भी आप लोगों का फर्ज बनता है, जितने भी ओबीसी के संगठन है, मैं खास करके सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ इस जनगणना के ऊपर ज्यादा जोर दे करके इस बार 2024 में यहाँ पर ओबीसी का राज होना चाहिए।
हम इतनी दुआ करते हैं वाहिगुरु से, अल्लाह ताला के, जो भी जिसको भी आप मानते हैं जिसकी वो तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओबीसी का राज, अगर जितनी जनसंख्या भारी है तो मतलब क्यों फिर जब हमारी जनसंख्या भी ज्यादा है, हम सबसे मतलब पावरफुल भी हैं, तो हमारी ताकत से डरते, ये ताकत से डर रहे थे ओबीसी की, तभी इन्होंने जनगणना नहीं अभी तक कराई है, याद रखे इस बात को। डर मतलब वो आदमी मतलब उससे को डराता उसको जो खुद उससे डरता है, तो ये जो एससी के लोग हैं उनसे भी डरते हैं और ओबीसी से डरते हैं कि उनकी जनसंख्या नहीं, उनकी जनगणना नहीं हो पाई, तो इसका मतलब डर रहे थे। तो अब मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ओबीसी जाग जाओ, अपने हकों को पहचाने, अपने राज की तरफ बढ़े। भाई हमारे बुजुर्ग जो है ना राज करते हैं यहाँ पर भारत में, हमारा राज, महाराज जो सम्राट का राज, तो हमारा राज था यहाँ पर, था किसका? तो हम लोग जो है ना अगर आने वाले वक्त में राज करेंगे, ये हिंदू राष्ट्र, तो मेरे ख्याल से मैंने कई 2016 से भविष्यवाणी भी करी थी कि मोदी, योगी और ये साय अंतिम जो है इसके राज के हिंदू राष्ट्र के सम्राट होंगे अंतिम, इसके बाद में इनका राज खत्म हो जाएगा यहाँ से, और ओबीसी का बहुजन समाज का राज आएगा, ताकि सदियों सदियों तक राज कर सकेंगे, ऐसा सिस्टम लागू करेंगे। तो इसमें जनगणना, इसमें लास्ट में क्या कहना चाहते हैं इतनी सारी डिबेट के ऊपर, और जनगणना अगर पूरे देश में सही तरीके से हो जाए तो फिर तो राज ओबीसी का पक्का है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस देश के अंदर जातीय जनगणना हो जाती है, जातीय जनगणना से अकेले से काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा, जातीय जनगणना के साथ अगले जो स्टेप, जैसा कि बिहार में कहा जा रहा है, राजस्थान में कहा जा रहा है कि अब जातीय जनगणना हो गई, अब इस चीज की भी जनगणना होनी चाहिए कि किस पर कितनी संपत्ति है, कौन कौन कितनी भूमि का मालिक है, कौन किनके पास कितने संसाधन है, किस पर कितनी शिक्षा है, किस पर कितनी नौकरी है, कौन ब्यूरोक्रेसी में है, कौन जुडिशियल में है, कौन, ये जिस दिन पता चल गया और जिस दिन पिछड़ों को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया, बोले अरे हमारा तो सारा हक अधिकार खा गए, हम इतनी संख्या में हैं। बताइए, एक मल्ला 2.6% है और लगभग 3% ब्राह्मण है, लेकिन मल्ला कहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय एक मल्ला जो है डीएम नहीं होगा, एक मल्ला डीएम नहीं होगा, एक मल्ला एसएसपी नहीं होगा। और अब चले जाए वहीं पर तो देख लीजिए आधे में कम से कम अकेली एक जाति होगी। तो इस चीज का, जब हमारे सारी जातियों का एक मल्ला का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से अन्य जातियां हैं, जाट है, गुर्जर है, प्रजापति है, कुम्हार है, नाई है, तेली है, इन सब जातियों को, यहाँ तक कि नाई 2%, तेली 2.81% है, 2.81% है बिहार के अंदर, 2.81% है। बताइए पूरे बिहार के अंदर एक तेली नहीं होगा डीएम एसएसपी, लेकिन दूसरी जातियां कितनी होंगी ये समझने की जरूरत है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि जिस दिन इस देश के अंदर जातिगत जनगणना के साथ ये सब चीजें भी पता चल गई, उस दिन पिछड़ों को समझ में आ जाएगा कि हमें हमारा हक अधिकार कौन खा रहा है, और वो अपने हक अधिकार को लड़ने सीख जाएंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जी जी जी, मैं एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ आपसे, जैसे मतलब प्रजापति आपके नाम क्या लगाया? प्रजा का पति का मतलब होता है राजा, प्रजा का पति का मतलब होता है राजा। तो आप इसमें हकीकत में राजा कब बनेंगे आप लोग? एक्चुअली पिछड़ी मुझे फिर हंसी आ रही है। एक्चुअली हम पिछड़ी जातियों को यही समझा कर रखा गया, ठीक है ना, और उनका टेम्पो हायर रखा गया। और मैं कहता हूँ, इस उदाहरण देता हूँ लोगों को और बताता भी हूँ, ये प्रथा भी है कि किसी को बिगाड़ना है, किसी के घर को बर्बाद करना है और किसी को बिगाड़ना है, तो उसकी तारीफ करते रहो, उसको तारीफ करते रहो, जिससे कि उसके पैर जमीन पर ना आए। ठीक वही स्थिति हमारे प्रजापति समाज की रखी रही कि हम प्रजा के पति हैं, अरे तुम तो बहुत महान हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता, तुम ये। लेकिन मैं तो एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि हमारी क्या वैल्यू थी उनकी नजरों में। जब तक एक जो घड़ा होता ना, आज तो स्टील फूल पीतल चल गई, पहले तो सब भाई, आपने भी घड़े में ही पानी पिया होगा, शायद आपकी उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि आपने घड़े में पानी पिया जरूर होगा। और पहले तो हाँ, तो पहले घड़ा ही हुआ करते थे पानी पीने के लिए, और सब्जी जो है उसमें हड़िया बनती थी, हड़िया बोलते थे उसे, हड़ी में बनती थी, कढ़ाई फड़ाई और भगोना नहीं हुआ करता था। तो जो कलसा, जो मटका कुम्हार के घर पर कुम्हार बनाता था, प्रजापति बनाता था, वो तब तक तो उसके बाप का था,
लेकिन जैसे ही वो मटका ब्राह्मण या क्षत्रिय के घर पर पहुंच गया तो वो कुम्हार उसको छू नहीं सकता था। ये स्थिति थी, इतना प्रजा के पति थे हम लोग। ऐसे ही क्षत्रिय, हम लोगों को ज्यादातर जैसे कुर्मियों को क्षत्रिय बता, हम टेम्पो हाई रखा गया, यादवों को क्षत्रिय बता दिया गया, गुर्जरों को क्षत्रिय बता दिया गया, शाक्य को मौर्य वंशी, चंद्रवंशी, जिन क्या क्या बना करके ऊपर रखा गया, जिससे कि वो लोग अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जान सके। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम लोग शूद्र लोग थे सब, और शूद्रों का काम वर्ण व्यवस्था के आधार पर सबको पता है क्या था, करना, सेवक थे, दास थे। तो इसका मतलब ये था कि मतलब ये सिर्फ मतलब हाई टेम्पर रखने के लिए, भाई इनको याद ही नहीं कि हम कौन है, हमारी औकात क्या है, हम हमारी ताकत क्या है, उनको पहचान न पड़ सके, मतलब ये समझाया। तो ये इसका मतलब फिर ये प्रजापति, मैं समझ रहा था कि जैसे गोत्र होते हैं ना शायद ये, क्योंकि आप जो हमारे बुजुर्गों को राज किया है यहाँ पर, हमारे बुजुर्ग जो 2000-3000 साल पहले राज किया करते थे, तो जो मतलब एक छोटा बात रखता हूँ इसमें, जैसे हमारे बुजुर्गों ने राज किया, ब्राह्मण जो बाहर से आए थे लोग, लड़ मतलब जहाँ पर आए भारत में, इन्होंने हमारे साथ में लड़ाई करी, तो जो बिल्कुल इनके साथ में दम लगा कर लड़े हैं, जो उनको जो दम लगा कर लड़कर हार गए, वो जंगल भाग गए, वो बन गए एसटी बने, वो बने एसटी बन गए, जो वहां से निकल करके फिर इनके साथ में रहने लगे वो एससी बन गए। तो जी, लेकिन जो ओबीसी है, ओबीसी मतलब ये मेरे ख्याल से इन्होंने जीत लिए थे पहले, शायद ऐसा लगता है कि जो जीत कर हार मान के थे, इनके सामने आ गए थे, उनको ओबीसी बना दिया। लेकिन जो लड़ के लास्ट में गए ये एसटी के बने, और जो इनमें बाद में आए इनको डंगर खाने में मजबूर किया, और चमार भंगी बने, ये एससी बने, ये सब है एक ही, अलग अलग नहीं है। हमारा खून देखो, हमारा जो है मतलब डीएनए देखो, डीएनए से पता लग जाएगा हम सब एक ही हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिनसे फायदा लिया इन्होंने उनको ओबीसी बना दिया, जिनको धुतकार, जिनको मतलब छूत कह दिया उन्होंने, मतलब इनको जिनसे डर लगता है, पहली बात तो ये इनको डर लगता है, इनको चमारों से भंगियों से, क्योंकि इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, इनसे डर लगता है। ओबीसी को इस करके कड़ाई में ले लिया, इनसे काम लेना था, भाई हमारे सेवा करें, ये हमारे सेवादार हैं। इनके इतने अपाहिज लोग हैं, मतलब इन्होंने जात पात में बांट करके लोगों को, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जात पात बहुत जल्दी खत्म होगी भारत से, और खास करके ओबीसी का राज आएगा। मैं इतनी दुआ करता हूँ वाहिगुरु से। लेकिन राकेश जी, अगर लास्ट में कुछ कहना चाहते, कह सकते हैं आप कुछ लास्ट में? नहीं, जो अभी आपने एक बात कही, बस बात कह के खत्म करूंगा। शंभू कुमार जी कहते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया कहते हैं, उनका मैं देखता हूँ। वो कहते हैं कि पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, आदिवासी जातियां जब तक उनका दास प्रथा को स्वीकार करती रहेंगी, जब तक आप उनकी गाड़ियां चलाते रहेंगे, जब तक उनके घर की साफ सफाई करते रहेंगे, जब तक आप उनके जितने भी घर के कार्य हैं, आप उनकी सब्जी लाते रहेंगे, आप उनके नौकर चाकर करते रहेंगे, तब तक तो वो आपको खाना भी खिलाएंगे, बैठ करके पुचकारेंगे भी, आपको सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही आप शिक्षा की बात करना शुरू कर देना, जैसे ही आप डीएम बनने की बात करना शुरू कर देना, जैसे ही आप आईपीएस की बात करना शुरू कर देना, जैसे ही आप एमएलए बनने की बात शुरू कर देना, फिर देखिएगा आपके प्रति उनका नजरिया अपने आप ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप हमारे साथ वॉइस ऑफ मानवता में जुड़े हैं, ऐसे बेबाकी से आवाज उठाते रहेंगे, और हमें अभी 2 ताकत मिले हैं, और भी मिलेंगे बहुत सारे। इस भारत को हमें एजुकेशन फ्री करना चाहते हैं, हेल्थ फ्री करना चाहते हैं, बहुत जल्दी मैं इसको प्लान बताऊंगा आपको। लेकिन आज के लिए आपका स्पेशल धन्यवाद, और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप ऐसे ही बेधड़क होकर के आवाज उठाते रहेंगे। तब तक के सत श्री अकाल, थैंक यू आपको जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सत श्री अकाल।